सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग अब से शुरू करेंगे अपना फार्मा टैलेंट हंट, जो हम लोग करवा रहे हैं एक क्विज कंपटीशन जो कि है फार्मेसी पे बेस। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्विज कंपटीशन में टोटल 7 वीडियोस होंगी। ओके, और इन 7 वीडियोस में हर एक वीडियो में अराउंड 15 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे 15 क्वेश्चंस बहुत ही रेप्यूटेड एग्ज़ाम्स जैसे कि जीपैट और नाइपर से सिलेक्टेड होंगे। सो हम लोग इन क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे। ओके, और उनका एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको 7 डेज़ के बाद आपको एक दिन की लीव मिलेगी और अब तब आपको एक एग्ज़ाम होगा जहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, और आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो उस क्विज़ को कंप्लीट करना है। जो पार्टिसिपेंट्स हाईएस्ट स्कोर करेगा उससे एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे और जो टॉप 3 पोजीशंस हैं उनको एक एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी पहली वीडियो जो कि है फार्माकोलॉजी पे बेस। ओके, तो बहुत सारे बच्चों का ये एक जेन्युइन रिक्वेस्ट थी कि हम लोग इस क्विज कंपटीशन को इंग्लिश मतलब कि हिंदी प्लस इंग्लिश में कराएं। ओके, ताकि सभी बच्चों को ये समझ आए। तो हम लोग इस वीडियो में फार्माकोलॉजी के टोटल 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, और 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे और उन सब का हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। वो 15 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं, है ना। तो हम लोग वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और तब तक आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। ओके, सो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना फार्माकोलॉजी का क्विज। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। सो लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है? आपको सबको पता होगा, जब हम लोग ऑपरेशन कराते हैं चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, तो डॉक्टर्स हमें हमेशा लोकल मतलब कि एनेस्थेटिक देते हैं। एनेस्थेटिक्स मतलब कि अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो शून्य कर देने की दवाई होती है। मतलब कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है, वो टेम्परेली डाउन हो जाता है और आपको कोई भी पेन का सेंसेशन नहीं होता है। जब आपको पेन का सेंसेशन नहीं होता है सो आप कोई भी दर्द नहीं होता है और डॉक्टर आपका आराम से ऑपरेट कर सकता है। सो यहाँ पे बात हो रही है लोकल एनेस्थेटिक की। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब है जैसे कि आपकी पूरी बॉडी है, तो पूरी बॉडी में मुझे आपकी सिर्फ लेग की ही आपको मुझे आपकी सिर्फ लेग का ही ऑपरेशन करना है। तो क्या करूँगा, मैं लोकल एनेस्थेटिक लगाऊंगा और वो सिर्फ आपकी लेग को ही सुन करेगा, मतलब कि आपके लेग के नर्वस सिस्टम जहाँ जितने भी नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उन्हीं को सप्रेस करेगा और बाकी जो आपकी बॉडी है वो एक्टिव रहेगी। ओके, जो अगर जब मेजर ऑपरेशंस होता है जैसे कि हार्ट का ऑपरेशन या ब्रेन का ऑपरेशन, जो इसमें बड़ा ऑपरेशन होता है, उसमें जनरल एनेस्थेटिक दी जाती है। उसमें क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी के जितने भी नर्वस सिस्टम है वो सब सप्रेस हो जाते हैं और आपको पूरी बॉडी में कोई भी पेन का सेंसेशन नहीं मिलता है। सो अगर आपको एक लोकल ऑपरेशन कराना है, जैसे कि आपकी फ्रैक्चर हो गया हो या कोई भी बात हुई हो, तो आप लोकल एनेस्थेटिक लगवा सकते हैं। और अगर आपका सर्जरी बड़ी होनी है, जैसे कि हार्ट की बाईपास सर्जरी है ना, या कोई हार्ट अटैक में आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, उन सब सर्जरी में जनरल एनेस्थेटिक होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म। प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है कि मेन मैकेनिज्म किस तरह से ये जनरल एनेस्थेटिक काम करते हैं। तो आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। ओके, 4 क्वेश्चंस ये है, एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल, फिर है ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, फिर है स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल, और डी है ब्लॉकेड ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल। तो दोस्तों ये जो सारे ABCD ये सारे चैनल्स हैं। ओके, तो ये सारे आप देख सकते हैं कि ये एक चैनल को सप्रेस कर रहे हैं या एक चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, जबकि ये वाला सी वाला ऑप्शन स्टिमुलेट कर रहा है ना। तो ये चैनल क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर आयंस जो है, जैसे कि आपका ये सेल है, जैसे कि आपका ये सेल सरफेस है। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई आयन आना है, जैसे कि आपका Na+ आना है, ओके, सो Na+ को आने के लिए यहाँ पे इस चैनल के थ्रू जाना पड़ता है। यहाँ पे एक चैनल होता है, इसके थ्रू जाना पड़ता है। ओके,
अब इस चैनल के थ्रू जाने के लिए ये सारे चैनल है, जैसे कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, एक्टिवेशन ऑफ लिगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल, यहाँ से पोटेशियम पार होते हैं, यहाँ से सोडियम पार होते हैं, यहाँ से कैल्शियम चैनल होते हैं, और ये गाबा चैनल है जहाँ से क्लोराइड आते हैं। अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं। तो इसमें पूछे कि कौन सा मैकेनिज़्म है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ओके, सो आंसर है इसका बी, मैकेनिज़्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। क्या है बी आंसर, मतलब कि हमारा आंसर ये ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये हमारा यही है हमारा करेक्ट एक्शन। कि हम लोग क्या करते हैं लोकल एनेस्थेटिक के केस में, हमारा जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कैसे ब्लॉक करता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, सो हम लोग पढ़ते हैं, द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ द ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तो जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ही बंद करना होता है। लोकल एनेस्थेटिक्स डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल। तो जो मैंने बताया था, ये जो आपका जैसे कि ये आपका सेल समझ लीजिए, और यहाँ पे आपका एक चैनल होता है वो है सोडियम, यह है सेंसिटिव सोडियम चैनल। अब इसी चैनल को यहाँ पे जो लोकल एनेस्थेटिक्स है ना, वो उस चैनल में बाइंड कर जाती हैं और उन चैनल को बंद कर देती हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि आपका सोडियम जो है वो अंदर आ नहीं पाता। जैसे कि आपका सेल है और यहाँ पे ये सोडियम चैनल है। अब इस ये जो लोकल आपकी एनेस्थेटिक्स हैं, ये LA में लिख रहा हूँ जिसका मतलब है लोकल एनेस्थेटिक्स। ये लोकल एनेस्थेटिक करेगी क्या, इसके साथ ये बाइंड कर जाएगी और इसको इनहिबिट कर देगी पूरी तरह से, और यहाँ से कोई भी Na पार नहीं कर पाएगा। और क्योंकि जब यहाँ से कोई भी Na पार नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे इसका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा और आपको पेन का इम्पल्स नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, जो हम लोग को पेन का सेंसेशन होता है वो Na+ की वजह से ही होता है। और अगर मैं इस Na+ चैनल को ब्लॉक कर दूं, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दूं, तो आपको पेन का सेंसेशन नहीं होगा, है ना। लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट होता है ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। आपको थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा और आपको फिर से पेन फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, ये दोस्तों आपका टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। तो आपको इसको परमानेंट बिल्कुल मत समझिएगा, ये परमानेंट बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है। ओके, सो हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से ये काम करता है कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है इसको हो जाता है ब्लॉक, और इसकी वजह से सोडियम जो है वो अंदर नहीं जा पाता है, और क्योंकि वो अंदर नहीं जा पाता है तो हम लोगों को पेन का फील नहीं होता है, पेन का सेंसेशन नहीं होता है। अब देखिए देखो कैसे होता है। ये जो हमारा जो सोडियम चैनल है यहाँ से Na जाता है, ये देखिए एक्टिवेटेड है यहाँ पे, और आराम से ये Na जा रहा है नीचे और आपको पेन का महसूस हो रहा है। लेकिन जब हम लोग आपको लोकल एनेस्थेटिक दे देंगे तो ये जो चैनल हो जाएगा ये इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, और इनएक्टिवेटेड होने की वजह से देखिए ये सोडियम जो है ये आया तो, लेकिन ये वापस चला गया क्योंकि ये है यहाँ से ये पार कर नहीं पाया, और जितना सोडियम था अंदर वो तो रहेगा ही, वो तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, जो और सोडियम नहीं आ पाया, इसी वजह से आपको कोई भी पेन नहीं फील हो रहा है। इसीलिए लिखा है क्लोज एंड नॉट केपेबल ऑफ ओपनिंग, मतलब कि क्लोज हो गया है और ओपन के केपेबल नहीं है, इसलिए ये इनएक्टिव हो गया है। ओके, तो इस तरह से आपका जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके आपका पूरा पेन सेंसेशन टेम्पोरेरीली हम लोग बंद कर देते हैं और आपको कोई भी पेन का सेंसेशन नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन। मीन्स ये जो डिप्रेशन है, जो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, इस कंडीशन में जो सबसे क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं जो इस डिप्रेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। ओके, डोपामीन आप सब लोगों को पता होगा कि ये प्लेजर हार्मोन है, ये प्लेजर की एंटीसिपेशन में मिलता है। ओके, बी ऑप्शन है डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। सी ऑप्शन है सेरोटोनिन, डोपामीन एंड वाई अमाइनो
ब्यूटारिक एसिड, एंड डी ऑप्शन है एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, एंड वही सेम वाई अमीनो ब्यूटारिक एसिड। तो अब हम लोग देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। ओके, सही ऑप्शन दोस्तों आंसर बी है। ठीक है, आंसर बी हम लोग देखते हैं क्या है। आंसर बी हमारा ये है। तो हम लोग जान सकते हैं कि जो क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर है, जो डिप्रेशन में जो हम लोग को जो डिप्रेशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, वो है आपका डोपामिन, मतलब कि इसकी कमी, नॉरनेफ्रिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारी ब्रेन में। ओके, सो देखते हैं कैसे काम करता है ना। सो यही इसमें लिखा हुआ है, the three main monoamine neurotransmitter in brain, dopamine, norepinephrine and serotonin, play a specific symptom of major depressive disorder. ओके, क्या है देखिए दोस्तों, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड है। डिप्रेशन में क्या होता है, सैडनेस होती है, टेंशन होता है और सुसाइडल थॉट्स मतलब कि खुदकुशी करने के ख्याल। इसमें क्या होता है, जो नॉर एड्रेनलिन होता है, जिसे हम लोग नॉर एफिनेफ्रिन भी कहते हैं, वो डाउन हो जाता है और 5-HT मतलब कि सेरोटोनिन भी कम हो जाता है। साइकोसिस मतलब कि क्या होता है, पागलपन जैसे कि, है ना। तो इसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट, मतलब कि जो थॉट है, जो मैं सोचने की जो तरीका है, उसमें कुछ डिसऑर्डर आता है, कुछ इंसान सही से नहीं सोचता है। और परसेप्शन मतलब कि हम लोग किस तरह से रियलिटी को परसीव करते हैं, इसीलिए उसे कुछ चीज़ें जैसे कि नहीं, उसे कुछ चीज़ें अजीब सी उसे आप बात करेंगे तो अजीब सा बात करेगा। मेनिया जैसे कि होता है दोस्तों, डिस्कम्फर्ट ऑफ फियर अबाउट फ्यूचर, मतलब कि मेनिया में क्या होता है, इंसान बहुत डरने लगता है और घबराहट में रहता है, हमेशा उसको किसी न किसी चीज़ की घबराहट रहती है और फ्यूचर से लेके कुछ उसको डर रहता है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसमें क्या होता है, जो आपका नॉर एड्रेनलिन है वो बहुत हाई हो जाता है और डोपामिन भी बहुत हाई हो जाता है। एंग्जाइटी, इस वर्ड को तो आपको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि एंग्जाइटी क्या होती है और हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एंग्जाइटी फील कर चुके हैं, और वो भी एग्ज़ाम टाइम के समय मेजॉरिटी ऑफ अस एंग्जाइटी फील होती है। और इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड थॉट होते हैं, नॉन स्टॉप स्पीच होती है और ओवर एक्टिविटी होती है। क्या होता है इसमें, 5-HT मतलब कि सेरोटोनिन और गाबा का कम हो जाता है और 5-HT बढ़ जाता है। ओके, तो ये थे कुछ साइकोसिस डिसऑर्डर। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे डिप्रेशन में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हैं डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। ओके, तो ये थे हमारे डिप्रेशन में मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह से हमारा डिप्रेशन होता है। फिर दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन। HIV ट्रांसमिशन मीन्स HIV वायरस होता है जो सेक्सुअली मतलब कि एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है ना। HIV का जो इलाज है, अभी हम लोग के पास परमानेंट इलाज नहीं है, हालांकि कुछ ड्रग्स हैं जो HIV को क्योर करने का क्लेम करती हैं, लेकिन कोई भी 100% अभी यहाँ पे हम लोग को HIV का इलाज नहीं मिला है। कैरीज द हाइएस्ट रिलेटिव रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद अ सिंगल एक्सपोजर, मतलब इस क्वेश्चन का सीधे साधे में बोलूँ तो ये है कि HIV इन्फेक्शन जो है सबसे ज़्यादा किससे होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कि इन चारों ऑप्शन से HIV होता है, इन चारों ऑप्शन से। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किससे होता है, मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकता है। मतलब कि एक समय एक नहीं होता कि भाई कोरोना वायरस जो है सबसे ज़्यादा किससे फैलता है, तो वो सबसे ज़्यादा छींक से फैलता है। जो हम लोग खांसते हैं उसमें जो वायरस निकलते हैं, अगर उस एयर को किसी ने इनहेल कर लिया तो उससे कोरोना वायरस हो जाएगा, है ना। वही बात यहाँ भी पूछेगी कि सबसे ज़्यादा किससे होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, पढ़ते हैं, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, पेरेंट्रल मतलब कि फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मतलब कि अगर मदर को HIV है तो चाइल्ड को भी HIV हो जाएगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पार्टनर्स, मतलब कि अगर आपके पार्टनर को HIV एड्स है तो अगर आप उससे सेक्सुअली इंटरेक्ट करेंगे तो आप उस पार्टनर को भी HIV हो जाएगा। और डी, सिरिंज शेयरिंग विद ड्रग एडिक्ट्स, तो अगर आपने किसी ड्रग एडिक्ट की वही सेम सिरिंज अपने लगा ली है तो क्या उससे आपको HIV हो सकता है। इन सब में बता दूं दोस्तों, इन चारों ऑप्शन से HIV हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्क है HIV होने की वो है ए ऑप्शन, मतलब कि ये वाला ऑप्शन।
सॉरी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स का अगर ट्रांसफ्यूजन हो गया, अगर आपका एक पर्सन है उसको HIV है और आप उसका ब्लड आपके ट्रांसफ्यूज़ हो गया तो उस आपको भी HIV वायरस हो सकता है। ये इसका सबसे मेन कॉज है, ये मतलब कि बहुत ही पॉपुलर है HIV होने में। ओके, सो हम लोग पढ़ते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। 1 मिनट। HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड्स। इन दोनों की वजह से HIV बहुत जल्दी एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है। द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पार्टनर्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए HIV बहुत ही जल्दी होता है। HIV ट्रांसमिशन इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ दिस फ्लूइड्स कम इन कॉन्टैक्ट, मतलब कि HIV ट्रांसमिशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों फ्लूइड, और कौन से फ्लूइड्स, ये फ्लूइड्स हैं ये दोनों, ब्लड, सीमेन एंड वेजाइनल फ्लूइड्स। अगर ये दोनों फ्लूइड्स कम इन कॉन्टैक्ट होते हैं तो आपको HIV हो सकता है। ओके, आगे लिखा है विथ म्यूकस मेम्ब्रेन और डैमेज टिश्यू और आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, अगर ब्लड स्ट्रीम में भी हो गया तब भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज अनप्रोटेक्टेड सेट विद अ इन्फेक्टेड पार्टनर्स, है ना। इसके सबसे ज़्यादा जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो यही है। ओके, और इट अकाउंट फॉर नियरली 80 to 90% ऑफ वर्ड्स HIV इन्फेक्शन। सब 90 से 80 से 90% जो HIV इन्फेक्शन होता है वो इसी रूट से ही होता है। अपॉन सिंगल एक्सपोजर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज़ हायर इन मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ये था हमारा आंसर कि अगर सिंगल एक्सपोजर हुआ तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन कॉज है वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से ही है। इसीलिए मैंने आंसर बताया था आपको ए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंगल एक्सपोजर में यही ऑप्शन है जो आपको सबसे ज़्यादा HIV का से रिस्क करा सकता है, HIV से आपको इन्फेक्ट करा सकता है। सो गाइस, आप शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज़ नॉट अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो आपको बहुत ही ध्यान देना है कि नॉट है, जो नहीं है एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल। लिगेंड गेटेड आयन चैनल एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो इसमें नहीं है, जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल नहीं है। ओके, फर्स्ट है हमारा 5-HT3 रिसेप्टर जो है आपका सेरोटोनिन। फिर है H2 रिसेप्टर जो है कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर है। निकोटिनिक रिसेप्टर जैसे कि एक आपका मस्करेनिक रिसेप्टर होता है पैरासिम्पैथेटिक का, तो पैरासिम्पैथेटिक में 2 रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक और मस्करेनिक, तो वो निकोटिनिक है। और ये आपका डी है गाबा रिसेप्टर। ओके, सो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है आयन गेटेड रिसेप्टर। ओके, तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है दोस्तों आपका बी क्या है आपका H2 रिसेप्टर। ये जो H2 रिसेप्टर है ये आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर नहीं है। अब पढ़ते हैं क्यों नहीं है। ओके, अब पढ़ते हैं क्यों नहीं है। ओके, द 5-H2 रिसेप्टर इज़ नॉट अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, इंस्टेड इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसे कहते हैं हम लोग GPCR। तो ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर नहीं है, ये है एक GPCR रिसेप्टर। ओके, तो ये आपको पता होगा। 5-HT2 रिसेप्टर आर प्राइमरी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सर्टेन सेल। तो एक सेल होता है उसकी सरफेस पे ये 5-H2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ओके, इन द स्टमक लाइनिंग में पाए जाते हैं, कॉल द पैराटस। जो स्टमक लाइनिंग में सेल्स होते हैं उन्हें पैराटस कहते हैं। दे आर एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन। तो मैंने बताया था कि ये हिस्टामिन से बाइंड करके ये एक्टिवेट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये एक्टिवेट किससे होते हैं, ये कैम्प से एक्टिवेट होते हैं, जिसे हम लोग साइक्लिक AMP कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में कैम्प कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो H2 रिसेप्टर है ये गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक्टिवेटेड होते हैं कैम्प से, साइक्लिक AMP से, और ये बिलोंग करते हैं GPCR को। ओके, सो आप ये देख सकते हैं कि जो 5-HT2 रिसेप्टर है ये एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर नहीं है, इंस्टेड ये GPCR को बिलोंग करता है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन तो ईजी था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर इंडिकेटेड फॉर अ वैरायटी ऑफ मेलेंगलेसिस। अभी इसे कहते हैं मैलिग्नेंसीज को कहते हैं कैंसर। ओके, तो जो मैलिग्नेंसीज होता है उसे कैंसर कहते हैं। तो कौन सा इसमें टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर है, जो टायरोसिन काइनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा इसमें टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर है? पहला है आपका इमेटिनिब, दूसरा है आपका पैल्सीलेटेक्स, तीसरा है इजिमिटिबाइड और फोर्थ है आपका माइटोमाइसिन। ओके, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर है इसका ए, मतलब कि आंसर है दोस्तों आपका इसका इमाटिनिब। दोस्तों अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो हम सॉरी, लेकिन इसे हमारे सर तो कहते हैं इमेटिनिब। इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इमेटिनिब ही है। ओके, सो पढ़ते हैं। इमेटिनिब इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर ग्रोथ ब्लॉकर, मतलब कि जो कैंसर की ग्रोथ होती है उसको ब्लॉक कर देता है। कॉल्ड अ टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर, जिसको हमने शॉर्ट में TKI बोलते हैं। टायरोसिन काइनेस आर प्रोटीन्स दैट सेल यूज टू सिग्नल ईच अदर टू ग्रो, मतलब कि जो कैंसर सेल्स होते हैं, जैसे कि ये कैंसर सेल है, तो ये टायरोसिन काइनेस को एक्टिवेट करेगा और इसी से ही आपके और कैंसर सेल ग्रो करते जाएंगे। अगर हम इस टायरोसिन काइनेस को इनहिबिट कर दें तो ये कैंसर जो सेल्स हैं ये और ग्रो नहीं करेंगे। तो इसी वजह से हम लोग एक ड्रग यूज़ करते हैं जिसका नाम है इमेटिनिब। ये टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर है और ये सेल्स को प्रोलिफरेट मतलब कि ग्रो नहीं होने देता है। ओके, सो अब ये ड्रग जो है इमेटिनिब, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? ये बहुत ही सारे मैलिग्नेंसीज मतलब कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। जो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया दोस्तों ब्लड कैंसर होता है। ओके, और एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर्स, जो हमारे स्टमक में ट्यूमर्स हो जाते हैं उनको भी ये प्रिवेंट करता है, और हाँ ल्यूकीमिया को भी ये प्रिवेंट करता है। और अदर मैलिग्नेंसीज मैं बता चुका हूँ दोस्तों, होता है ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स। ठीक है, तो अदर टाइप ऑफ मैलिग्नेंसीज को प्रिवेंट करता है, ल्यूकीमिया को प्रिवेंट करता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर्स को भी ये प्रिवेंट करता है। और ये एक है टायरोसिन प्रोटीन काइनेस। और आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, टायरोसिन काइनेस एक प्रोटीन होता है जिसको ये कैंसर सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट मतलब कि ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर इस टायरोसिन काइनेस को अगर हम लोग इनहिबिट कर दें तो ये कैंसर सेल्स ग्रो नहीं होंगे, और अगर ये ग्रो नहीं होंगे तो हमारा कैंसर जो है वो क्योर हो जाएगा। ओके, सो आप इसका ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर है वो इमेटिनिब है। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एमेटिडीन। एमेटिडीन बहुत अच्छी ड्रग है जो पार्किंसन में यूज़ होती है। तो एमेटिडीन इज़ हेल्पफुल इन पार्किंसंस डिजीज़ बिकॉज, तो एमेटिडीन हम लोग यूज़ करते हैं पार्किंसन डिजीज़ में क्यों करते हैं? इट लिबरेट्स डोपामिन फ्रॉम द नर्व एंडिंग, बी है इट डिक्रीजेस कोलिनर्जिक एक्टिविटी, सी है इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इनटू डोपामिन, एंड डी है इट इंक्रीजेस एडर्नर्जिक एक्टिविटी। तो आप लोग पता होगा कि पार्किंसंस डिजीज़ बहुत ही अनक्योरेबल डिजीज़ है और ये ज़्यादा तक ओल्ड एज में काफ़ी लोगों को हो चुकी है, और इसका प्रेजेंट डे में एक परमानेंट इलाज तो नहीं है। हाँ, अगर आप लोग मॉर्फिन या एमेटिडीन दे तो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगी, लेकिन परमानेंट इलाज इसका नहीं है। ओके, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एमेटिडीन पार्किंसन में थोड़ा सा हेल्प करती है। क्यों करती है इसका रीज़न जानना है, तो इसका आंसर है ए कैसे है? एमेटिडीन इट लिबरेट्स डोपामिन फ्रॉम द नर्व एंडिंग, तो ये नर्व एंडिंग में डोपामिन रिलीज़ करती है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पार्किंसन डिजीज़ जो है वो होती है डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, मतलब कि अगर डोपामिन की कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। और ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है, क्योंकि ओल्ड एज में डोपामिन का जो प्रोडक्शन होता है वो ब्रेन में बहुत ही कम हो जाता है, इस वजह से पार्किंसन हो जाती है ना। पढ़ते हैं द मैकेनिज्म ऑफ एंटी पार्किंसन इफेक्ट इज़ पुअरली अंडरस्टूड, मतलब कि जब पार्किंसन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है तो एंटी पार्किंसन दवाइयाँ जो होती हैं उसके बारे में भी हम लोगों को कम ही पता है। एमेटिडीन इज़ अ वीक एंटागोनिस्ट ऑफ NDMA टाइप ग्लूटामेट रिसेप्टर,
तो ये बहुत ही वीक एंटागोनिस्ट है एनडीएमए टाइप ग्लूटामेट रिसेप्टर में। और हाँ, क्या करती है ये, इंक्रीजेस डोपामिन रिलीज, मतलब कि डोपामिन रिलीज को बढ़ा देती है। और कैसे कर देती है, ब्लॉक द डोपामिन रीअपटेक, मतलब कि जो डोपामिन का जो रीअपटेक है उसे ये ब्लॉक कर देती है और इस वजह से डोपामिन रिलीज हो जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, इट डज नॉट इनिबिट मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट नहीं करती है। ओके, लेकिन अब जो हमें पता है कि एमेटिडीन का जो मैकेनिज़्म है वो पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन एक ये प्रपोज्ड मैकेनिज़्म है कि ये हाँ इंक्रीज़ करती है डोपामिन। और क्यों करती है, क्योंकि ब्लॉक डोपामिन रीअपटेक को ये इनिबिट कर देती है। मोर ओवर द ड्रग हैज़ मेनी इफेक्ट्स इन द ब्रेन, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं ब्रेन में। ओके, और ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि एमेटिडीन जो मेन मैकेनिज़्म है वो लिबरेट करती है डोपामिन फ्रॉम नर्व एंडिंग। और कैसे करती है, बाय ब्लॉकिंग द डोपामिन रीअपटेक। और हाँ दोस्तों, ये भी बात ध्यान रखनी कि इट डज नॉट इनिबिट मोनोअमीन ऑक्सीडेज, जिसे हम लोग माओ कहते हैं, माओ को ये बिल्कुल ब्लॉक नहीं करती है। ब्लॉक करती है तो क्या, डोपामिन को, रीअपटेक को। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पार्किंसन में एमेटिडीन यूज़फुल इसलिए है क्योंकि पार्किंसन में ये इसलिए क्योंकि ये लिबरेट करती है डोपामिन फ्रॉम नर्व एंडिंग्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एसिटाइल कोलिन इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम, एसिटाइल कोलिन जो ACH होता है वो किस एंजाइम से हाइड्रोलाइज होता है, एसिटाइलेज, कोलिनेस, एसिटाइलाइन कोलिन, और ये है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज, और डी है आपका ट्रांसफरेज। ओके, तो क्या है आंसर इसका, सी है, मतलब कि एसिटाइलाइन कोलेस, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस इसे कहते हैं। कुछ लोग इसे ACHE भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे एसिटाइलाइन कोलिनेस कहते हैं। ओके, तो जो एसिटाइलाइन कोलिनेस ईस्ट्रेस है ये आपका हाइड्रोलाइज कर देती है एसिटाइल कोलिन को। और ये कैसे करती है वो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो ये एसिटाइल कोलिन होती है इसका ये जो बॉन्ड होता है ना, इसको ये ब्रेक कर देती है और इसको कन्वर्ट कर देती है कोलिन में और एसिटिक एसिड में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह से ये ब्लॉक करती है, तो ये वाला बॉन्ड को, ये जो ईस्टरिक लिंकेज है इस बॉन्ड को पूरी तरह से ब्रेक कर देती है। और ब्रेक करने की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है कोलिन का और एसिटिक एसिड का। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्लेवुलानिक एसिड आपको पता होगा कि एक एंटीबायोटिक में बहुत ही यूज़ होता है क्लेवुलानिक एसिड। आजकल की मार्केट में एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। अगर डॉक्टर को आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी हो तो वो आपको एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड तो पक्का दे, क्योंकि ये आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है और इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। तो ये है क्या, इनएक्टिवेट्स बैक्टीरियल लैक्टमेज, पोटेंट इनहिबिटर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस, स्पेसिफिक फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनहिबिटर ऑफ 50S राइबोसोमल सब यूनिट। तो पढ़ते हैं इसका आंसर क्या है, आंसर है ए, मतलब कि इसका आंसर है इनएक्टिवेट्स बैक्टीरियल लैक्टमेज। ओके, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपको वो देता हूँ इसका क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों ये जो आपका एक बैक्टीरिया है जो सिंगल सेल है, तो इसको मारने के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छी मेडिसिन डिस्कवर करी थी, वो थी पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, मीन्स ये बैक्टीरिया को मार देगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस बैक्टीरिया को पेनिसिलिन देते रहे, हम लोग पेनिसिलिन खाते रहे, तो ये बैक्टीरिया मरने लगा। लेकिन एक इसने काम किया, इस बैक्टीरिया ने किया क्या, एक मतलब कि एक एंजाइम रिलीज़ करना शुरू कर दिया, और उसका नाम था बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स। ये बैक्टीरिया रिलीज़ करने लगा। अब ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम था वो अब पेनिसिलिन को इफेक्ट को कम करने लगा धीरे धीरे। जो बीटा लैक्टमेज था इस पेनिसिलिन के टक्कर देने लगा और पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट करने लगा, है ना। इसीलिए हम लोगों ने क्लेवुलानिक एसिड देना शुरू किया। अब क्लेवुलानिक एसिड क्या था, इस बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम बन रहा था ना, इसको ब्लॉक करने लगा, मतलब कि इसको बंद करने लगा। इसको जो क्लेवुलानिक एसिड है ये इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग
यूज़ करते हैं क्लेवोनोनिक एसिड को। तो क्लेवोनोनिक एसिड करता क्या है, ये बैक्टीरिया को नहीं मारता है, ये मारता है बीटा लैक्टमेज को, और इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं क्लेवोनोनिक एसिड इज़ अ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, मतलब कि जो बीटा लैक्टमेज है इसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने कहा था कि कंबाइन विद एमॉक्सिसिलिन और टायरासाइक्लिन, तो ये एमॉक्सिसिलिन और टायरासाइक्लिन के साथ बहुत ही कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एमॉक्सिसिलिन के साथ ये बहुत ही कॉम्बिनेशन में दी जाती है, और ये है एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ओके, फिर दूसरा है क्लेवोनोनिक एसिड कंटेन्स बीटा लैक्टम रिंग, तो ये इसमें क्लेवोनोनिक एसिड में बीटा लैक्टम रिंग होती है जो इरिवर्सली बाइंड कर जाती है बीटा लैक्टमेज से और इसको अपना काम करने से बंद कर देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है वो क्लेवोनोनिक एसिड है, और ये क्लेवोनोनिक एसिड बैक्टीरिया को नहीं मारता, ये दोस्तों मारता है इस बीटा लैक्टमेज को। और और बैक्टीरिया को कौन मारता है, बैक्टीरिया को मारता है ये एमॉक्सिसिलिन या टायरासाइक्लिन। ये एमॉक्सिसिलिन बहुत ही अच्छी ड्रग है, ये बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से मारती है ना, और इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत कम है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो क्लेवोनोनिक एसिड है वो इनएक्टिवेट्स बैक्टीरियल लैक्टमेज, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो हम लोग अपने 9th वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 9th वाला क्वेश्चन है द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स दोस्तों एक बहुत ही अच्छी एंटी बैक्टीरियल ड्रग की कैटेगरी है सल्फोनामाइड्स। ओके, तो सल्फोनामाइड्स अगर हम लोग देते रहें किसी एक पर्सन को तो उससे उसकी बैक्टीरिया जितनी भी बॉडी में बैक्टीरिया हैं वो सब मर जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा कि सल्फोनामाइड काम करना बंद कर देगा, है ना। जैसे जैसे आप दवाई देते रहें तो एक समय आता है कि दवाई से वो अब उसको फ़ायदा नहीं कर रहा, अब उसको दूसरी दवाई देनी पड़ती है। वही सल्फोनामाइड के साथ भी हो रहा है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो पॉसिबल ऑप्शंस हैं एन अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके, एन इंक्रीज कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज द ड्रग, increase antagonism of the drug and alteration of the enzyme that utilizes PAPA। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, तो ये हमें इसे बताना है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं कौन सा सही है। आंसर है ए। तो दोस्तों यहाँ पे है ए, एन अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। दोस्तों यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे अमीनो एसिड्स है। ओके, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। सो यहाँ पे जो सल्फोनामाइड है अगर उसकी रेजिस्टेंस आपको हो गई है तो आपका मतलब कि ये है, इसका मतलब कि आपको जो आपका जो एसेंशियल अमीनो एसिड है एन अल्टरनेटिव पाथ में आपका मेटाबॉलिक हो रहा है। ओके, सो अब ये सल्फोनामाइड की रेजिस्टेंस क्यों होती है, मतलब क्या इसका कारण है। लोअर एफिनिटी ऑफ सल्फोनामाइड बाय डाइहाइड्रोपेट्रोएट सिंथेसिस, बैक्टीरियल परमिबिलिटी और इफेक्टिव इफ्लक्स ऑफ द ड्रग। ओके, अल्टरनेट मेटाबोलिट पाथवे फॉर द एसेंशियल मेटाबोलाइट, ओके, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट और ड्रग एंटागोनिस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ पापा इज नॉट कांस्टेंट इन फाइंडिंग सल्फोनेट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया एंड द रेजिस्टेंस म्यूटेंट में पोजेस एंजाइम्स दैट आर लेस रैपिडली इनहिबिटेड बाय सल्फोनामाइड्स। ओके, तो आपको दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जो सल्फोनामाइड्स की जो हम लोगों को रेजिस्टेंस होती है वो इस कारण होती है क्योंकि वो एक अल्टरनेट मेटाबॉलिक पाथ से बन जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, फिर दोस्तों देखते हैं 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो दोस्तों जो हमारी किडनी होती है, किडनी में एक ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है बाउ शेप में, है ना। तो ये क्या करता है, एक छन्नी की तरह काम करता है और जितना भी यहाँ पे जितना भी हमारा ब्लड आ रहा होता है तो ब्लड की जितनी भी मेटाबोलाइट्स है, जो भी डस्ट, जो जितने भी वो पार्टिकल्स हैं जो हम लोगों के लिए टॉक्सिक हैं वो यहाँ पे पार्टिकल रुक जाते हैं और जो प्योर ब्लड है वो नीचे किडनी में और फिल्टर होने के लिए चला जाता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है ये एक तरह के छन्नी का काम करता है। तो इसमें पूछा है कि नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट है क्या। तो पहला ऑप्शन है 120 ml पर मिनट, दूसरा ऑप्शन है 140 ml पर मिनट, तीसरा ऑप्शन है 240 ml पर मिनट एंड डी है 120 ml पर आवर। ओके, तो देखते हैं कि इसका क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो है आंसर ए, मतलब कि 120 ml पर मिनट की स्पीड से ये करता है। ओके,
सो हम लोग को पता है कि किडनी इज़ अ मेजर ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, और जो रीनल फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द GRF मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये डायग्राम आप देखिए तो इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये किडनी अगर डिजीज़ है, ठीक है, तो अगर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 90 और 120 के बीच में है तो आप नॉर्मल है। अगर आपका 60 और 90 के बीच में है तो आपको किडनी डिजीज़ हो सकती है। अगर आपका 15 और 60 के बीच में है तो आपको पक्का एक किडनी डिजीज़ हो चुकी है, और अगर 15 से 0 के बीच में है तो आपका पूरा किडनी फेलियर हो गया है, हो गया। तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि अगर जहाँ पे इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि कौन सा अगर आपको किसी पेशेंट का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पता चल जाए तो इस ग्राफ से आप पता कर सकते हैं कि उसको क्या है, कि वो नॉर्मल है, कि उसको अर्ली डिजीज़ होने वाला है, कि उसे किडनी डिजीज़ है, या वो उसका किडनी पूरी तरह से फेल कर चुकी है। ओके, तो नॉर्मल क्या है 90 टू 120, और वही हमारे ऑप्शन में था 90 टू 120, मतलब कि 120 ml पर मिनट अगर हो रहा है तो हमारा फिल्ट्रेशन रेट है वो नॉर्मल चल रहा है, वो सही चल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए नॉर्मल क्या है 120 से 90, मतलब कि 120 है तब भी नॉर्मल है और 90 है तभी, इन दोनों के बीच में अगर है कहीं भी तो नॉर्मल है। तो हमारा 120 ऑप्शन में था, तो ये मतलब कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल है। तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को आप याद रखिएगा। ओके, और ये तो बात सबको पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है, जो बाउमेंस कैप्सूल से जो हमारी फिल्ट्रेशन होता है किडनी में उसी को कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन ए सही है, जो है 120 ml पर मिनट। ओके, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाबॉलिक स्टेरॉइड। कौन सा ये है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड मतलब कि मसल गेन करने के लिए स्टेरॉइड, जैसे कि जिम जो लोग करते हैं उन्हें पता हो कि स्टेरॉइड क्या होता है। स्टेरॉइड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वो होते हैं जो मसल गेन करने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, मसल का टोन या फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है। हालांकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बहुत ही रिस्की है यूज़ करना, हम लोग बिल्कुल भी इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते कि आप इसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड लें, क्योंकि ये इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं और काफ़ी जगहों में ये बैन भी है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। पहला है मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है नैंड्रोलोन, थर्ड है फ्लॉक्सीमेस्ट्रोन और डी है डायनाजो। ओके, देखते हैं कौन सा है बी, नैंड्रोलोन। तो दोस्तों नैंड्रोलोन क्या होता है, जो हमारे मेल्स में आपको पता है कि मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन मेल से पाया जाता है। अब जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है उन्हें नैंड्रोलोन दिया जाता है। नैंड्रोलोन एक तरह से समझ सकते हैं कि सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है जो लैब में बना है। एक हमारा टेस्टोस्टेरोन है जो टेस्टिस पे बनता है, लैब में हम लोग टेस्टोस्टेरोन जो सिंथेटिक बनाते हैं उन्हें कहते हैं नैंड्रोलोन। ओके, तो नैंड्रोलोन अगर किसी के भी टेस्टोस्टेरोन की कमी है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही या उसकी मसल मास नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग उसे नैंड्रोलोन दे सकते हैं अंडर मतलब कि डॉक्टर की गाइडेंस में। तो नैंड्रोलोन कुछ नहीं होता है, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके, और इसे कौन सी कंपनी बनाती है, डेका ड्यूरोबोलिन इसे कंपनी बनाती है। तो नैंड्रोलोन इज अ सिंथेटिक मेड इन लैब वर्जन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। वही मैंने कहा जो नैंड्रोलोन होता है ये लैब में बना होता है, मेड इन लैब वर्जन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नैंड्रोलोन डीकानोनेट। तो इससे अलग भी नाम होते हैं, लेकिन हम लोग जो साइंटिफिक वे है इसे नैंड्रोलोन ही कहते हैं। और अगर आपके में अगर आपको अनीमिया है तो भी आप नैंड्रोलोन दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड को भी बढ़ाता है। किडनी फेलियर है तब भी इसको दे सकते हैं, या अगर आपके रेड ब्लड सेल हेल्दी नहीं है तब भी दे सकते हैं। और हाँ, मैंने कहा नैंड्रोलोन एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, अगर आपको मसल मास बनाना है तब भी आप नैंड्रोलोन दे सकते हैं। नैंड्रोलोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, टेस्टोस्टेरोन को ये काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है, और हाँ टेस्टोस्टेरोन जैसा इफेक्ट भी देता है, लेकिन ये सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है, मतलब कि ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नहीं है। और इसका अगर डोज आगे पीछे मतलब कम ज़्यादा हो गया तो आपको बहुत ही नुकसान कर सकता है। तो इसलिए इसे बहुत ही एक डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेना चाहिए, बिल्कुल इसे अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ओके, फिर दोस्तों 12th क्वेश्चन, ब्लड ग्रुपिंग इज बेसिकली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। तो ब्लड ग्रुपिंग मतलब इसमें नहीं सुना आपने कि ब्लड ग्रुप ए, फिर आता है ब्लड ग्रुप बी, फिर इसके अंदर भी और आता है A+, B+, A नेगेटिव, B नेगेटिव, है ना,
और सबसे जो रेयर होता है वो ओ, ये जो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है बहुत ही रेयर होता है। तो क्यों होता है, मतलब कि इतने सारे ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं, मतलब कि है तो हम सब इंसानी, हम लोग के अंदर सब वही ब्लड है, लेकिन क्यों ऐसा है कि एक पर्सन ए जिसका ब्लड ग्रुप है वो बी वाले को नहीं दे सकता, क्यों ऐसा है? इसका आंसर क्या है? एंटीजेंस ऑन आरबीसी, इसकी वजह से है। एमएससी ऑन डब्ल्यूबीसी, एमएससी ऑन आरबीसीज, या एंटीजेंस ऑन डब्ल्यूबीसीज, क्या है इसका रीज़न? तो ओके, तो पढ़ते हैं क्या इसका रीज़न है। आंसर है इसका ए, एंटीजेंस ऑन आरबीसी। एंटीजेंस जो आरबीसी में है, इसी की वजह से जो एंटीजेंस जो हमारा आरबीसी होता है, जैसे कि ये आरबीसी है तो इसमें एंटीजेंस निकले होते हैं इस तरह से। ओके, तो जो आरबीसी में जो एंटीजेंस है इसी के वजह से ही ये अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं, वरना अगर ये एंटीजेंस ना हो तो हम सब का ब्लड ग्रुप सेम हो, लेकिन क्योंकि एंटीजेंस होते हैं आरबीसी में तो यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप अलग हो जाता है। ओके, ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे, जैसे कि ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे एंटीजेंस होते हैं और इसी वजह से आपका जो ब्लड ग्रुपिंग है वो अलग होता है। व्हेन द ब्लड फ्रॉम टू इंडिविजुअल इज मिक्सड समटाइम क्लम्पिंग और एगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स। मतलब कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है ना, और अगर आपने इस वाले पर्सन को अपना ब्लड दे दिया है ना, तो क्या होगा कि ब्लड की क्लॉगिंग हो जाएगी, जैसे नहीं ब्लड का थक्का बन जाएगा, मतलब कि ब्लड सेल हैं वो चिपक जाएंगे एक साथ, है ना। ब्लड को फ्लो होना चाहिए बिल्कुल स्मूथली, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे ब्लड का थक्का बन जाएगा, एग्रीगेट हो जाएंगे और इस वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेम ही ब्लड ग्रुप को देना है, दूसरे ब्लड ग्रुप को नहीं देना है। अगर ए वाला बंदा सिर्फ ए को देगा तो कोई भी क्लॉगिंग नहीं होगी, वो आराम से बच जाए, कोई भी क्लॉगिंग नहीं होगी तो वो आराम से करेगा। लेकिन ए वाला बंदा अगर देगा ओ को तो हो जाएगी भाई क्लॉगिंग, और क्लॉगिंग होने की वजह से वो बंदे की डेथ हो सकती है। दिस क्लम्पिंग इज़ बिकॉज ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। और ये क्लम्पिंग क्यों होती है? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं इसकी वजह से होती है ना। और इसको ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था हमारे साइंटिस्ट, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीन 1901 में, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में इस डिस्कवरी के लिए। तो आप दोस्तों कह सकते हैं कि ये इस साइंटिस्ट ने, कार्ल लैंडस्टीन ने 1901 में इसका डिस्कवरी करी थी ब्लड ग्रुपिंग भी, और इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि बिकॉज जो अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन WBCs, यही इसी का कारण है कि इतने सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं 13th क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एब्रीविएशन ऑफ द न्यू ड्रग एप्लीकेशन। मतलब कि क्या होता है कि जब किसी दवाइयों के नाम बड़े बड़े होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको एब्रीवेट कर देते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल को हम लोग बोल देते हैं PCM, है ना, आपने सुना होगा कभी कभी हम लोग लिख देते हैं PCM। तो क्यों है इसका ऑब्जेक्टिव, क्यों हम लोग इसको एब्रीवेट करते हैं? सो टू गेट अप्रूवल ऑफ द कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, get market approval of new chemical entities, get market approval of new generics, get approval of animal studies of new chemical entities। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी इसका आंसर है टू गेट मार्केट अप्रूवल ऑफ जेनेरिक्स। जेनेरिक्स जितने भी मार्केट्स में है उनका अप्रूवल मिलने के लिए हम लोग एब्रीवेट करते हैं। पढ़ते हैं क्या है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसे ANDA कहते हैं, इज़ टू सीक अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ लाइक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो FDA है वो यूनाइटेड स्टेट्स की एक कॉरपोरेशन है, वहाँ से हम लोग को अप्रूवल लेना है टू मार्केट अ जेनेरिक वर्जन ऑफ द ऑलरेडी अप्रूव्ड ब्रांड नेम। तो इसका मीन है कि एक जेनेरिक वर्जन हमें चाहिए जो ऑलरेडी अप्रूव्ड ब्रांड नेम वाले कोई ड्रग है उसका एक ऑलरेडी एक ब्रांड नेम है, जैसे कि पैरासीटामोल है उसका ऑलरेडी ब्रांड नेम है, लेकिन उसका हमें एक और एब्रीवेशन चाहिए। उसके लिए हम लोग ये करते हैं, उसी के लिए हम लोग ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिस प्रोसीजर का नाम है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इसी के लिए हम लोग ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ताकि क्यों फॉलो करते हैं ये दोस्तों आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि टू गेट अ जेनेरिक वर्जन ऑफ द ऑलरेडी अप्रूव्ड ब्रांड नेम ड्रग। जो जेनेरिक वर्जन हमें चाहिए उस ड्रग का जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ओके,
सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। 14th क्वेश्चन, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीथ अराउंड CNS एक्सॉन्स इज डन बाय, कौन सी चीज़ है जो माइलिन शीट की प्रोटेक्शन करती है? माइक्रोगिला, सचवान सेल, एस्ट्रोसाइट्स या ऑब्लोंगोडेंड्राइट्स। ओके, तो पढ़ते हैं क्या है आंसर, डी है इसका आंसर, ये ऑब्लिंगोडेंड्राइट्स। अब इसका आप डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये माइलिन शीट है आपकी, ये माइलिन शीट है और इसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका स्केल्ड वर्जन है। मतलब अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो ये आपका स्केल्ड वर्जन है। तो कौन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ऑब्लिंगोडेंड्राइट्स इसको प्रिवेंट कर रहा है, इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये तो माइलिन शीट है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसको कौन प्रिवेंट कर रहा है? ये ऑब्लिंगोडेंड्राइट्स। तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि ऑब्लिंगोडेंड्राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइलिन शीट की प्रोटेक्शन में। ओके, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन आइसोटोनिक NaCl सोल्यूशन, अगर रेड ब्लड सेल को आइसोटोनिक NaCl सोल्यूशन में रख दें तो क्या होगा? देयर विल बी नॉट एनी मूवमेंट ऑफ सल्यूट अक्रॉस द RBC मेम्ब्रेन, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। द RBC शेप विल नॉट चेंज, RBC का शेप चेंज नहीं होगा। बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मेम्ब्रेन इज सेम एज सल्यूट, CR विल नॉट क्रॉस द RBC मेम्ब्रेन। यहाँ पे NaCl है दोस्तों, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं इससे गलत लिख दिया, NaCl विल नॉट क्रॉस द RBC मेम्ब्रेन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है डी दोस्तों, आंसर है डी, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। तो पढ़ते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या है कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें आइसोटोनिक NaCl है, यहाँ पे इसमें आइसोटोनिक NaCl है, और अगर इसमें मैं रेड ब्लड सेल डाल दूँ तो क्या होगा? तो होगा क्या दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस, दे विल बी नॉट एनी मूवमेंट, द शेप विल नॉट चेंज एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो जहाँ पे NaCl यहाँ से बिल्कुल भी RBC के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो ये तीनों ऑप्शन है। यहाँ पे जो दोस्तों CR है, विल नॉट क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस है, CROSS, ठीक है, क्रॉस अक्रॉस द RBC। ओके, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी, मतलब कि सारे ऑप्शन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोस्तों जब आइसोटोनिक है तो वहाँ पे कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा। तो वही दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप NaCl व्हेन द रेड ब्लड सेल आर केप्ट अंडर एन आइसोटोनिक NaCl सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, इट मीन्स द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट आउटसाइड। मतलब कि अगर हम लोग एक NaCl को अगर RBC में इसको रख दें, ओके, तो क्या कुछ भी नहीं होगा, रेड ब्लड सेल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं होगा? नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ना वाटर RBC के अंदर जाएगा, ना वाटर RBC से बाहर आएगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सेल इंटीग्रिटी, मतलब कि सेल का जो शेप है वो सेम रहेगा, कुछ भी उसमें इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, और NaCl जो रेड ब्लड सेल है वो सेम रहेगा, मतलब कि जो RBC का मेन रोल क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो जो वो फंक्शन है वो RBC का वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाल दें एक RBC को, मतलब कि रेड ब्लड सेल को, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि ऑप्शन डी है, ना उसका शेप चेंज होगा, ना उसका कोई मूवमेंट होगा, ना ही उसके अंदर NaCl जाएगा। ओके, सो ये तो दोस्तों आपके 15 क्वेश्चंस। अब नोट दोस्तों करने के बाद ये है कि नेक्स्ट रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस विल ऑफ फार्माकोलॉजी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हम लोग इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।